सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अपने मन से कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। 10 साल का क्वेश्चंस को देखे बिना आपको है जो तैयारी नहीं करनी है। पहले तो 10 साल का क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद तैयारी करनी है। मुझे लगता है आपको थोड़ा समय निकालकर एनटीए की साइट पर जाकर एक बार अप्लाई करना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, और वो मॉक टेस्ट आपको जरूर दे देना चाहिए ताकि आप सीधा एग्जाम में कुछ ऐसी चीज पे जाके नहीं बैठ जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं था पहले से। तो मॉक टेस्ट देने से आपके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा कि कंप्यूटर कैसे हैंडल करते हैं, और दूसरी बात ये भी कि अगर बीच में कोई दिक्कत हुई तो आपको किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, आपके सेंटर में ही। मैंने 10 इयर्स जो था वो सॉल्व किया और उसी के दम पे हो गया मेरा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वही सॉल्व करें और हो जाना चाहिए। और दिन का 10 घंटा अगर दे दिया जाए, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं, तो हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ में कौशिक हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की तरफ से फ्री कोचिंग कराई जाती है ग्रेजुएशन की। उसके हवाले से हम यहाँ पे पूरी गुफ्तगू करेंगे इनसे। ये यहाँ पे पूरी जो कोचिंग है उसको यहाँ पे ये वो इंतज़ाम पूरी तरह से देखते हैं। कोचिंग का जो रिज़ल्ट रहा है वो अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। जहाँ तक जेएनयू बीए प्रोग्राम की जो बात रही है, तो मैं इनसे डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। तो कौशिक जी, पहले हमें ये बताइए कि ये जो कोचिंग आपकी चल रही है फ्री कोचिंग, आप इसको ये कब से चल रही है? आपको और आपके साथ जो आपका चैनल है, हाँ, उसमें जो व्यूअर्स हैं, आप सबको है जो मेरी तरफ से वेलकम रहेगा। और ये मैं कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ जेएनयू में बैठे हैं। हम लोग यहाँ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन हर साल इस चीज़ को ये प्रोवाइड करती है। हमेशा है जो यहाँ कोचिंग चलता है हर साल। जब भी है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पेपर आते हैं, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो हम लोग जो है जो भी जिन चीज़ों में भी, जिन कोर्सेज में भी जेएनयू में एडमिशन्स होते हैं, सारे कोर्सेज को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें है जो कोचिंग का है जो व्यवस्था किया जाए। और मेजरली बैचलर्स का, क्योंकि एक यहाँ बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फॉरेन लैंग्वेज जिसमें पढ़ाई जाती है। बैचलर्स में पूरा 3 साल का ग्रेजुएशन होता है फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो इसमें भी है जो हम लोग यहाँ कोचिंग करवाते हैं। दिल्ली के बच्चे आते हैं पढ़ने इस कोचिंग में। देश भर से है जो स्पेशल सिर्फ इस कोचिंग में पढ़ने के लिए है जो दिल्ली लोग आते हैं और 1.5 महीने रुकते हैं और तैयारी करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि अभी जो कोचिंग चल रही है वो 1 अप्रैल से चल रही है। और बैचलर्स के लिए जो कोचिंग है फॉरेन लैंग्वेज, उसमें 150 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं। इनरोल्ड तो मान लीजिए काफ़ी और भी लोग हैं। उसमें क्या है कि हम लोग बैचलर्स के लिए वीक में मंडे टू फ्राइडे यहाँ हम लोग कोचिंग करवाते हैं, और आपका संडे को मॉक टेस्ट होता है। तो ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे जो कोचिंग आप चलाते हैं, तो जो लोग दिल्ली के हैं वो तो इसे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इसे अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए आप का अगर कुछ आपके यहाँ ऑप्शन हो या किस तरह से वो इसका लाभ उठा सकते हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये इसके लिए ये है कि देखिए, पहले से ही अभी ही हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लड़के और छात्र और छात्राएं जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। रोज़ हमसे जुड़ते हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और हमसे है जो सारा सलाह मशवरा लेते हैं। और बाकी जो लोग, मान लीजिए जो लोग इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं या देखेंगे, हम उनसे ये कहेंगे कि देखिए, बैचलर्स का जिन लोगों ने, आप लोगों ने फॉर्म भरा है और जेएनयू में जो लोग आना चाहते हैं, आप लोगों को एक मतलब कुछ भी बेसिक चीज़ें तो करनी चाहिए। जैसे पिछले 10 साल का आपको है जो क्वेश्चन पेपर्स का जेएनयू का इंतजाम करके आपको रखना पड़ेगा अपने पास। ऑनलाइन नहीं चलेगा, पीडीएफ नहीं चलेगा, वो आपको है जो प्रिंट करवा के अपने हाथ में रखना चाहिए। ठीक है, किताबें भी आती है, एक्सीलेंट पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, ये सारे पब्लिकेशंस जो है 10 ईयर्स का क्वेश्चन छापते हैं, और उसमें एडिशनली वो स्टडी मटेरियल भी देते हैं। तो 10 साल का क्वेश्चन आपको रखना ही चाहिए, रखना पड़ेगा, उसको अच्छे से सॉल्व कर जाइए। उसको जब आप सॉल्व कर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेएनयू पूछता क्या है। हाँ, तो मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है। जेएनयू है जो बहुत ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है अलग से। 2 बेसिक सेक्शंस होते हैं, एक जीके का सेक्शन होता है और एक इंग्लिश का सेक्शन होता है।
जीके के जो सेक्शन में ऐसा है कि अच्छा एक बात और कि फॉरेन लैंग्वेजेस का जो पेपर होता है वो 3 पेपर जेएनयू करवाता है। 3 क्लस्टर में बांटा हुआ है फॉरेन लैंग्वेजेस। एक जो क्लस्टर है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस का है, उसमें आपका रशियन आता है, जर्मन आता है, फ्रेंच आता है, स्पेनिश आता है। दूसरा क्लस्टर जो है वो ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस का है, जिसमें चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन है। तीसरा जो क्लस्टर है वो उसमें आपका 3 लैंग्वेज आता है, पर्शियन, अरबिक और पश्तो। तो ये 3 क्लस्टर जो हैं अलग अलग, इनका 3 पेपर होता है, 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए यूरोपियन लैंग्वेजेज ही भरा है कोई, तो वो सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम देगा, एक पेपर देगा। कोई मान लीजिए अरबिक वाला क्लस्टर भरा है तो वो पेपर देगा। अच्छा, जेएनयू ये अलाउ करता है कि आप एक साथ 2 क्लस्टर से लैंग्वेजेस चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, और हाँ मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। ये भी जेएनयू है जो ये व्यवस्था है। और जो लोग आप लोग फॉर्म भरे हैं वो में भी शायद आप लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेज आप लोग भरे होंगे, तो आपको अपना क्लस्टर वाइज भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। एक सेक्शन ये है जिसमें आपको क्लस्टर वाइज थोड़ी तैयारी अलग होती है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी जीके और इंग्लिश ये तो कॉमन होता है। इंग्लिश और जीके ये तो है जो तीनों क्लस्टर में पूछा जाता है। इंग्लिश जो है उसका बहुत ज़्यादा लेवल, आपको बहुत तगड़ा कुछ तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है वही पूछा जाता है। बस उसी में आपको ये है कि वो उलझाने की कोशिश करेंगे। जो 10th का सीबीएसई का मान लीजिए जो वो होता है डिफ़िकल्टी लेवल होता है या सिलेबस होता है सीबीएसई का 10th का, वही इंग्लिश पूछी जाती है जेएनयू के एग्ज़ाम में, अगर सिर्फ इंग्लिश का बात किया जाए हुजैफा। मैं तो हमारे साथ 2-3 लोग और हैं, तो ये भी जेएनयू में बहुत पहले से, और इन्होंने भी तैयारी के दौरान इस तरह की परेशानियां उठाई होंगी, तो मैं इनसे भी कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। आपने तैयारी की थी और क्या प्रॉब्लम आपको आई थी? देखिए, जैसा कौशिक ने कहा, मेरा नाम आशीष है। मैं यहाँ जर्मन सेंटर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। बीए मेरा जर्मन में है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी से, दोनों ही सेंटर यहीं पे। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, खासकर उन लोगों को जो कि छोटे शहरों से आते हैं, खासकर उनको कि जिनको जेएनयू के बारे में जिन्होंने सुना है पर देखा नहीं है कभी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो है वो जेएनयू का पैटर्न जो है वो बदला है। इसलिए बदला है क्योंकि पेन पेपर पे आज तक एग्ज़ाम होता था, जहां आपके पास क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होते थे। 3 घंटे का समय है, आप एक प्रॉपर क्लासरूम में बैठे हैं और आपके पास पेपर के तौर पे क्वेश्चन मौजूद है, जहां पे आप उस पर आंसर देते हैं। लेकिन इस साल से क्या हुआ है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सके। अब छोटे शहरों से आने वालों के साथ क्या होता है, क्योंकि हम जैसे शहर से आते हैं वहाँ पे कंप्यूटर का जो अवेलेबिलिटी है वो कम होता है। हम कंप्यूटर से जुड़े तो होते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, स्कूल में हमको थोड़ा बहुत जो पढ़ाया गया वो उसको जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक्सेस कैसे करना है और एग्ज़ाम कैसे देना है उस पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में मेरी सलाह ये है इस समय पे कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एग्ज़ाम ले रही है जेएनयू का इस बार। तो वहाँ पे जो मॉक टेस्ट है, ऑल्दो हम मॉक टेस्ट यहाँ भी ले रहे हैं, लेकिन हम वो पेन पेपर पे ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर की सुविधा है नहीं। तो एनटीए आपको एक सुविधा उपलब्ध कराता है। आपने जेएनयू का फॉर्म भरा है, आप 2 बार मॉक टेस्ट जो है वो जाकर दे सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के सेंटर पे, जो एनटीए आपको बताएगा अगर आप मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जो कंप्यूटर पे एग्जाम पे, और कंप्यूटर का एग्जाम पहली बार हो रहा है जेएनयू का, तो ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने फॉर्म भरा है जेएनयू का, मुझे लगता है आपको थोड़ा समय निकालकर एनटीए की साइट पर जाकर एक बार अप्लाई करना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, और वो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर दे देना चाहिए ताकि आप सीधा एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ पे जाके नहीं बैठ जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं था पहले से। तो मॉक टेस्ट देने से आपके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा कि कंप्यूटर कैसे हैंडल करते हैं, और दूसरी बात ये भी कि अगर बीच में कोई दिक्कत हुई तो आपको किससे बात करना है किससे नहीं करना है आपके सेंटर में ही।
जानना चाहता हूँ कि जैसे एक थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है कि जो क्लस्टर है 3 क्लस्टर, जैसे मैंने अप्लाई किया है फर्स्ट क्लस्टर के लिए, लेकिन अब उसमें मुझे तैयारी कौन सी करनी है? क्योंकि जो स्पेशल एक क्लस्टर में जितनी लैंग्वेजेस आती हैं सिर्फ उतनी ही तैयारी करनी है, या फिर जो दूसरी लैंग्वेजेस और भी हैं, जैसे पिछले साल ऐसा हुआ था कि कुछ क्वेश्चन दूसरे क्लस्टर से आए हुए थे, तो आप इसमें क्या किस तरह से बोलना चाहेंगे? देखिए इसमें यही है कि क्लस्टर वाइज जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं। अब जैसे यूरोपियन लैंग्वेज का जो क्लस्टर है उसमें इंग्लिश ज़्यादा पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर उसमें ज़्यादा होता है, उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। जीके उसमें थोड़ा कम होता है। अगर 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का मान लीजिए जेएनयू का सवाल होता है, तो 100 मार्क्स में हो ही सकता है कि 60% 60% है जो इंग्लिश पूछे, 40% जीके पूछे। यूरोपियन के साथ ऐसा होता है, वो घटता चला जाता है। जापानीज़, कोरियन और आपका चाइनीज़ में इंग्लिश का जो परसेंटेज है वो और कम हो जाता है, मे बी 50-50 हो सकता है, कह सकते हैं आप। और जो अरबिक और पर्शियन और पश्तो है उसमें और कम इंग्लिश पूछी जाती है। उसमें हो ही सकता है कि आपका 40% इंग्लिश पूछे, 60% जीके पूछे। अभी जो बचा है लगभग 1.5 महीने का टाइम है, तो अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा हो तो क्या ये प्रॉपर मतलब इतना टाइम है कि जेएनयू की तैयारी हो सकती है, या इसमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें इतने टाइम में? देखिए ऑब्वियसली 1.5 महीने तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 1.5 महीने तो बहुत कम होते हैं। लेकिन आप 1.5 महीने में भी अपना परफॉर्मेंस जो है आप बढ़िया कर सकते हैं। इसके लिए यही है कि आपको पिछले 10 ईयर्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। 15 ईयर्स मिल जाए तो और बेहतर है, उसको बढ़िया से सॉल्व करना होगा। आपको जो है ये देख लेना होगा कि जीके जेएनयू जो है इंग्लिश में क्या पूछता है, वो आपको फिर तैयारी करनी होगी। आपको जो है रीजनिंग भी आपको पढ़ना होगा, रीजनिंग भी आपको देख लेना होगा किस तरह का रीजनिंग जेएनयू पूछता है। वो देख लीजिए, उसके बाद ही पढ़ाई करिए। हवा में कोई पढ़ाई मत करिए बिना देखे क्वेश्चन पेपर्स। हवाई अपने मन से कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। 10 साल का क्वेश्चन को देखे बिना आपको है जो तैयारी नहीं करनी है। पहले तो 10 साल का क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद तैयारी करनी है। अच्छा, इसके साथ आपको बाकी जिस क्लस्टर से हैं आप, जैसे आप यूरोपियन क्लस्टर का लैंग्वेज अगर आपने दिया है, ठीक है, तो मान लीजिए आपने स्पेनिश लैंग्वेज भरा है, तो आप जो बाकी जो कंट्रीज़ है या यूरोप की जितनी उस क्लस्टर की बाकी जो लैंग्वेज है सबके बारे में आप पढ़िए। उनका कल्चर पढ़िए, उस कंट्री का हिस्ट्री पढ़िए, उस कंट्री का जो लैंग्वेज है, मान लीजिए फ्रांस का फ्रेंच लैंग्वेज है, उसका लिटरेचर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट जो है लिटरेरी वर्क्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से सारा अरेबिक से लेके पर्शियन पश्तो सारा ये जो भी जिसने जिस क्लस्टर का भरा है उस कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, वहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री, वहाँ का थोड़ा सा कल्चर, वहाँ का फेस्टिवल, वहाँ का इंपॉर्टेंट कौन सा है, वहाँ का क्लोथिंग हैबिट्स क्या है, वहाँ का फूड हैबिट्स क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ इंडिया में बिरयानी खाते हैं, वैसे ही स्पेन में वो लोग पाइया खाते हैं। तो इस तरीके का आपको पता होना चाहिए कि फूड का जो वहाँ नाम क्या है। मान लीजिए कोरिया में जो लोग खाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ, ये सारा जानकारी आपको होनी चाहिए और ये सब आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और है, मान लीजिए फ्रांस के बारे में ही अगर आपको पढ़ना है तो अगर इंटरनेट है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, तो आप है जो गूगल पे जाके फ्रांस टाइप करिए, विकीपीडिया का ही पहला आपका है जो ऑप्शन आएगा, विकीपीडिया का जो पेज है फ्रांस का, उस पे जाइए और फ्रांस को लेकर पूरा उसको पढ़ आइए उस पेज को। और उस पेज में मान लीजिए विकीपीडिया का 15-20 पन्ने का पूरा उनका एक आर्टिकल फ्रांस पे रहता है या किसी भी देश को लेकर, तो उसमें एक साथ में एक नोटबुक रखिए और आप जो है इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं फ्रांस को लेकर, जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे याद कर लेना चाहिए, उसको है जो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और वो बाद में आप है जो उसको याद बार बार उसको पढ़िए। तो इसी तरीके से ये जो मैंने बोला कंट्रीज़ का फूड, कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेरी वर्क्स, ये सारा कुछ आप ऐसे ही आप अपने क्लस्टर के कंट्रीज़ के बारे में विकीपीडिया से आप है जो ये नोट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। और बाकी आप लोगों को ये करना होगा कि अपना दिन भर का पूरा शेड्यूल बना लीजिए। दिन भर मुझे लगता है आप बाकी काम को जो है स्थगित करके, रोक के आप एक टेबल लीजिए और एक चेयर लीजिए और अगले 1 महीने तक है जो आराम से सिर्फ उसी पे बैठे ही रहिए और सामने है जो आप अपने पास किताबें रखिए, नोट्स रखिए, 10 ईयर्स रखिए, इंग्लिश की सारी किताबें, और है जो उसको सॉल्व कर जाइए।
एक महीने में मुझे लगता है आप अच्छा पढ़ लेंगे, अगर आप रोज़ का जो आपका शेड्यूल है वो बना हुआ रहेगा तो। और बैठ के पढ़ने का आदत नहीं होता है, लेकिन एक जगह बैठ के दिन भर पढ़ने का आदत आप बना लीजिए। 3-4 दिन 5 दिन मुश्किल होगा, लेकिन बन जाएगा। और जब आदत बन जाएगा बैठ के पढ़ने का, तो 1 महीने में आप है जो काफ़ी सिलेबस कवर कर लेंगे। और मुझे लगता है कि एक दिन में आप लोग को मिनिमम 10 घंटे तोड़ कर ब्रेक पे 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से कम टाइम में हम तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कहाँ कहाँ से रेफरेंस लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कौशिक जी ने हमें बताई हैं। मैम से भी मैं चाहूँगा कि कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जब किस तरह से, और जो नए बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने यहाँ से बैचलर्स तो नहीं किया, मेरा बैचलर्स जर्मन से था और डीयू से था। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स और जर्मन के लिए अप्लाई किया था, मैंने सिर्फ जर्मन के लिए अप्लाई किया था। तो तब जैसे कौशिक ने कहा, मैंने भी सिर्फ 10 इयर्स ही सॉल्व किया था, कोई आइडिया नहीं था तब मुझे JNU कोचिंग क्लासेस चलाता है इसका भी नहीं पता था। तो मैंने कौशिक की तरह ही 10 इयर्स जो कौशिक ने बोला उसी वैसे ही मैंने 10 इयर्स जो था वो सॉल्व किया और उसी के दम पे हो गया मेरा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वही सॉल्व करें और हो जाना चाहिए। और दिन का 10 घंटा अगर दे दिया जाए, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं, तो हो जाएगा। वह जैसे सिलेबस जो देते हैं वो बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है इस बार, तो हम सिलेबस को कवर करने के लिए क्या आप मशवरा देना चाहेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से एरिया से या किस किस बुक से कहाँ से हम इसे कवर कर पाए, ऐसे एरिया में उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जहाँ पे जिनके पास सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, जैसे दिल्ली हो या सिटी में रह रहे हैं तो उनके लिए तो आसानी है, लेकिन जो आउटसाइड में जो देहात में हैं जो लोग, वहाँ पे उनके लिए आप क्या कहना चाहें, कैसे तैयारी करें? देखिए, जैसे कुछ किताबें रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए ग्रामर की, मुझे लगता है अगर किसी को रेनन मार्टिन अगर किसी के पास उपलब्ध है, अगर किसी के कस्बे में, तो रेनन मार्टिन ले सकते हैं। लेकिन हो ही सकता है रेनन मार्टिन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे और थोड़ी सी मोटी बुक भी है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या पढ़ूं और क्या छोड़ दूं। लेकिन ये है कि रेनन मार्टिन का प्रीपोजिशन वाला सेक्शन अच्छा है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक किताब है रेमंड मर्फी। रेमंड मर्फी का 3 है जो सेक्शंस आता है, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। एक एसेंशियल रेमंड मर्फी भी आता है ना, तो ये भी आप किताब ले सकते हैं। इसके अलावा कोई मुझे बता रहा था, मैंने खुद नहीं देखा है, कि लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी बेहतर है, तो ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, मेन बात यही है कि आप पिछला 10 साल का क्वेश्चंस देखिए, 10 साल का क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर अगर पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर में ये पूछ रहा है, ठीक है, तो आप खुद भी थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर की बुक्स की, मान लीजिए आपके पास अगर 2-3 इंग्लिश ग्रामर की बुक्स है, ठीक है, तो कोई बुक्स से मान लीजिए प्रीपोजिशन जिसका अच्छा है प्रीपोजिशन पढ़ लिया, ठीक है। किसी का मान लीजिए आपका टेंस अच्छा है, किसी में मान लीजिए एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं ठीक ठाक, और आंसर्स उपलब्ध है आपके पास, तो वो बेहतर है आपके लिए। मतलब कि आप अलग अलग बुक से अलग अलग चीज़ें ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किताबें देखनी पड़ेगी। और हाँ, ये है कि आप इंग्लिश ग्रामर की वो वाली बुक ही लें जिसमें एक्सरसाइजेज के साथ साथ आंसर की उपलब्ध है, वही किताब इंग्लिश ग्रामर की आप लोग लें। इसमें क्या होगा कि आपको किसी टीचर के पास जाकर है जो ढूंढने का ज़रूरत नहीं होगा कि हमको कोई बता दे कि भाई इसका आंसर क्या है। तो ऐसा इंग्लिश ग्रामर का बुक लें जिसका आंसर्स की उपलब्ध हो और जिसके आंसर्स की सही हो। बहुत सारे ऐसे पब्लिशर होते हैं जो उतना बढ़िया नहीं होता है, उनका आंसर्स की गलत भी होता है, तो ये सारा देख लीजिएगा।
यूनिवर्सिटी की जब हम तैयारी कर रहे हो तो एक जहन में ऐसा रहता है कि जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं मतलब बहुत ही कठिन होगा या इसे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन का उतना अच्छा सिस्टम नहीं है। तो ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि बहुत टफ है या उनका एडमिशन नहीं हो सकता है, तो उनके लिए अभी जब 1.5 महीना 2 महीना टाइम बचा हुआ है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाँ हाँ, देखिए हुजैफा, ये तो सही बात है, जेएनयू दिल्ली में है और एक देश का बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो हो ही सकता है बहुत लोगों को लगे कि दिल्ली दूर है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, हम लोग खुद ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से आए हुए है यहाँ, तो एकदम से आप भी आ सकते हैं। बस ये है कि आपको ये करना है कि भाई जेएनयू पूछता क्या है। हाँ, ये बस आपको मालूम करना है। उसके लिए हमने आपको बता ही दिया कि पिछला 10 साल का क्वेश्चंस को जो है हाँ देख जाइए, उसको बढ़िया से सॉल्व करिए, जितनी बार सॉल्व कर सकते हैं उसको उतनी बार सॉल्व करिए, और जितना ज़्यादा समय आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पे देंगे उससे है जो आप मालूम कर पाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी है जो कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बात। और दूसरी बात ये कि जेएनयू जो है अभी तक एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस बहुत कम है। हाँ, इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ एक सेमेस्टर की 283 रुपीज़ है। हाँ, 283 रुपया एक सेमेस्टर का फ़ी। हाँ, और रहने का भी हॉस्टल भी यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हॉस्टल में जो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस नहीं है। हॉस्टल में भी एक सेमेस्टर का आपको 1100 रुपये के करीब एक बार लेते हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा जो खर्च होता है जेएनयू में छात्रों को जो देना पड़ता है वो मेस का बिल देना पड़ता है। मेस का जो बिल है वो 2500 से 3000 रुपये का बीच में आता है एक महीने का। तो जो भी छात्र आप लोग जो दूर बैठे हैं, कहीं रहते हैं और जेएनयू का फॉर्म भरे हैं या भर रहे हैं या भरना चाहते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पैसे की चिंता मत करिए। जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ आप जो है 2 से 3 हज़ार रुपये में आप है जो आराम से रह सकते हैं। यहाँ रहने का खर्च नहीं है, मैंने बताया आपको। हॉस्टल आपको यहाँ मिलेगा, सबको हॉस्टल मिलेगा। कुछ लोगों को देर से हॉस्टल मिलेगा, लेकिन हॉस्टल सबको मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप एक बता दीजिए कि आप रखिए, जैसे आप जो पैसे की बात कर रहे हैं मेस बिल की, तो उन्हें वो एमसीएम का कुछ सिस्टम यहाँ चलता है, वो क्या है? हाँ, यहाँ जेएनयू का एक खासियत ये भी है कि यहाँ जो बीए और एमए में छात्र हैं उनको एमसीएम मिलता है। एमसीएम यहाँ एक स्कॉलरशिप है। हाँ, जिसके भी गार्जियन का, पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख से कम है, हाँ, सालाना इनकम, एनुअल इनकम, तो उनको जो है उस बच्चे को 2000 रुपये हर महीने है जो स्कॉलरशिप मिलती है। तो जैसा कि मेरा बीए का तैयारी है, मैं खुद गया से आता हूँ, एक छोटा शहर है बिहार में, वहाँ से। तो हमारे पास भी इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी उस समय भी कि हम जेएनयू के बारे में जान सकें या फिर वहाँ का क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलरेडी पता हो या ऐसा कुछ। लेकिन इस कोचिंग के चलते क्या होता है कि चंद चीज़ें जो आपके दिमाग में नहीं होती, 12वीं का छात्र होने के नाते आप अपना एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म करते हैं और आपको जेएनयू सुनते ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी सामने आती है जिसके बारे में आप जानते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है इसका आइडिया कम होता है। क्योंकि न्यूज़ चैनल में कई सारी बातें वो आप यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का कल्चर वो आपको मीडिया नहीं दिखाता। तब वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है इस तरह की, जैसा कि आपका चैनल कर रहा है अभी के टाइम पे, कि जो कोचिंग हम चला रहे हैं उसके बारे में बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स, ये कोचिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट से मिलकर चला रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के बैनर के अंडर, जो कि एक अपने आप में जेएनयू का कल्चर रहा है कि हमने समाज से कुछ सीखा है तो हमको समाज को वापस देना भी है।
तो इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ चुके हैं यहाँ से या जो पढ़ रहे हैं वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो मिलकर कोचिंग चलाते हैं। तब हम ऐसे बच्चों को जिनको आइडिया नहीं होता कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है, हम उनको सबसे पहले पैटर्न की जानकारी देते हैं कि जेएनयू अगर पूछेगा तो क्या पैटर्न होगा उस क्वेश्चन का। इस पैटर्न को बता देने से कई बार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं दिमाग में कि आपको अपनी तैयारी अब किस किस सेक्शन में करनी है। जैसा कि कौशिक ने बताया कि शुरुआत का सेक्शन जीके होता है, उसके बाद का सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, उसके बाद आता है इंग्लिश। अब इसी में क्लस्टर वाइज जो है वो प्रपोर्शन जो है ऊपर नीचे होता रहता है, किसी में जीके ज़्यादा होगा, किसी में इंग्लिश ज़्यादा होगा, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो 15 नंबर का होता ही है, कॉमन है ये। तो यही बात है, हम इसी की तैयारी के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अपने तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम हमारे चैनल पे आए और आपने अपना टाइम दिया और बहुत ही अच्छे मशवरे दिए। हमें लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।